मोदी का गदर, इंडिया गठबंधन में डर। आज का पॉलिटिकल नैरेटिव यही है। लाल किला का भाषण 24 घंटा पूरा हो गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में बहुत ज्यादा खलबली है लालू प्रसाद यादव ने, जिनका यह कहना है इस बार आखिरी प्रधानमंत्री का भाषण था और अगली बार लाल किले पर झंडा हम फहराएंगे, यानी इंडिया गठबंधन का जो पीएम बनेगा वो फहराएगा। तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये फेयरवेल स्पीच है। सौरभ भारद्वाज भी कमोबेश ऐसी ही बातें करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का यह कहना है मणिपुर पर संवेदनशील बयान देना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने यहां तक भी कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के भाषण में राजनीति है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में 2047 का विजन क्लियर किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण पर सीधा अटैक किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 3D का फॉर्मूला दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में 3 गारंटी दी है। यही गारंटी विपक्ष को नागवार गुजर रही है। 24 घंटा गुजर गया है, लेकिन अभी भी रिएक्शन आ रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी और 26 दल जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। क्या यह माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 का चुनावी एजेंडा कर दिया सेट? पहली बिग ब्रेकिंग, पहली अभी की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किला भाषण पर बिफर गए हैं आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। लालू यादव का यह कहना है लाल किला से मोदी का यह आखिरी भाषण था। अगली बार झंडा हम फहराएंगे, अगली बार लाल किला पर हम आएंगे। लालू यादव ने कहा कि परिवारवाद पर प्रहार करके प्रधानमंत्री ने ठीक नहीं किया, परिवारवाद पर घिर गए तो गुस्से में आ गए हैं लालू यादव। लालू यादव को यह लगता है कि निशाना सीधे तौर पर बिहार की यादव फैमिली पर लगाया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही भड़के हैं, बल्कि भड़क गई हैं ममता बनर्जी, भड़क गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अगली बिग ब्रेकिंग, नरेंद्र मोदी के भाषण पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में एक अहंकार दिखा, अगले साल झंडा हम फहराएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है ममता बनर्जी ने एक बार फिर खेला होबे का नारा दिया। 2024 में विपक्षी गठबंधन इंडिया ही जीतेगा, ये ममता बनर्जी का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद लालू से लेकर के खड़गे तक कैसे भड़क गए हैं, क्या जवाब दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कैसे चारों खाने चित किया है आरजेडी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या जितने भी परिवारवाद और भाई भतीजावाद करने वाली पार्टियां हैं। लेकिन उसके बाद 24 घंटे में कितनी तेजी के साथ में पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, एक एक करके देखिए। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। नहीं पारा पाया तो क्या आज उनका क्या माना है? मोदी जी के आज जो झंडा अंतिम है उनका, आगे क्या होने वाला है? आगे हम लोग वो अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रण है, विपक्ष का ये रण है और विपक्ष के रण के बाद कैसे विपक्षी पार्टियां भड़की हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का एक एक अंश निकाल करके इसका जवाब दिया जा रहा है। कौन है भारी, किसका पलड़ा ज्यादा वजनदार है? अब अगले 1 घंटे की डिबेट में दूध का दूध, पानी का पानी होने जा रहा है। जो डिबेट में मेरे साथ में गेस्ट हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। नवल किशोर यादव जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत मुखर नेता हैं, अग्रेसिव तरीके से अपनी बातें कहते हैं। पीसीआर जितने गेस्ट हैं सभी को टीवी स्क्रीन पर लेकर के आइए। विजय कुमार मंडल आरजेडी के नेता, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ में हैं और डॉक्टर प्रोफेसर अजय कुमार झा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। विजय कुमार मंडल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉन्फिडेंस ये है कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया उद्घाटन वही करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस है कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी की सरकार ही आएगी? मेरे ख्याल से कुछ तकनीकी खामी आ रही है, एक बार
फिर से आप गेस्ट के पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बिग ब्रेकिंग दिखा देते हैं। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव भी प्रधानमंत्री के भाषण पर भड़क गए हैं। पीएम अपने भाषण में राजनीति को लेकर क्या ये कहना है। तेजस्वी यादव का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। तेजस्वी यादव का कहना है महंगाई और बेरोजगारी पर काम नहीं किया जा रहा है। पीएम की स्पीच पर आम आदमी पार्टी की भी प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो भाषण है ये एक तरीके का की फेयरवेल स्पीच है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले मणिपुर से अपने भाषण की शुरुआत की, लेकिन केजरीवाल को क्यों ये लगता है कि मणिपुर पर वैसी बात नहीं की गई जितनी वजनदार बात होनी चाहिए थी। देखिए, देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से इस समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। एक तरफ मणिपुर जैसी प्रदेश में जो घटना हुई वो दुनिया में कहीं भी किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा। वहीं आज के दिन हम लोगों को ये भी अपील करनी चाहिए कि मणिपुर के लोग जिस सद्भावना के साथ, जिस प्रेम के साथ, जिस तरीके से मिलजुल करके रह रहे थे वैसे ही रहें और इस तरह की घटना दोबारा ना हो। जहां देश के कुछ हिस्सों के अंदर आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ रहे हैं। मणिपुर में इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं, उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं। डिबेट को ओपन कर देते हैं। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे, चूंकि आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस को ये कॉन्फिडेंस क्यों लगता है कि अगला लाल किला का जो भाषण है ये इंडिया गठबंधन का ही कोई नेता जब प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर अगला भाषण आप लोगों का होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2047 तक का भी विजन रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1000 साल की भी रूपरेखा तय कर दी है। पीएम का कॉन्फिडेंस अलग है। पीएम का कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लैगशिप स्कीम के जरिए पिछले 9 सालों में देश को बदला है। लेकिन आपके कॉन्फिडेंस की वजह क्या है डॉक्टर स्नेहाशीष? अभी भी वर्तमान में जो उनका इशारा था लाल किले की प्राचीर से जो भाषण था वो कहीं ना कहीं चुनावी भाषण के रूप में उन्होंने दिया और चूंकि 10वीं बार वो झंडा फहरा रहे थे वहां से, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारियों का उन्होंने कितना बखान किया वहां पे और वो अभी भी भविष्य की ही बातें कर रहे हैं। लग रहा है कि उनकी जो योजनाएं थी खुद ही वो धरातल पे नहीं उतार पाए अभी। नहीं, कौन सी योजना है डॉक्टर स्नेहाशीष? कौन सी योजना धरातल पर नहीं उतरी? क्या गरीब को घर देने वाली योजना धरातल पर नहीं उतरी? 13.5 करोड़ लोग अब गरीब नहीं रहे, क्या ये योजना धरातल पर नहीं उतरी? क्या उज्ज्वला योजना धरातल पर नहीं उतरी? क्या आयुष्मान भारत योजना धरातल पर नहीं उतरी? क्या जनधन योजना धरातल पर नहीं उतरी? कौन सी योजना है जो धरातल पर नहीं उतरी? अब धरातल पर उतरने के बाद कितनी एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई वो एक अलग बात है, और किस हद तक एग्जीक्यूट हुई ये एक अलग बात है, लेकिन धरातल पर तो उतरी है ना डॉक्टर स्नेहाशीष? ये बड़ी मजेदार बात आपने खुद ही बता दी इसमें कि धरातल पर उतरी है, लेकिन कितनी उसमें से क्रियान्वित हो रही हैं और कितनी सफल हो रही हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। योजना नवल किशोर जी शायद ज्यादा बेहतर तरीका जवाब देंगे। नवल किशोर जी, 48 बार परिवारजन, 43 बार समर्थ शब्द का इस्तेमाल, 35 बार महिला, 19 बार संकल्प, 16 बार आजादी, 15 बार सरकार शब्द का इस्तेमाल, 12 बार परिवारवाद पर अटैक, 2 बार विकास की बात, 12 बार युवा की बात, 11 बार भ्रष्टाचार पर हमला, 11 बार अमृतकाल की बात और 11 बार कोरोना वायरस की बात, 10 बार भारत माता जैसे शब्द और 10 बार गरीबी को लेकर के प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं। पिछले 9 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया, लेकिन डॉक्टर स्नेहाशीष को लगता है कि नहीं, सब कुछ फर्जीवाड़ा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेयरवेल स्पीच है। आइए बीच में आप आईना अगर दिखाना हो दिखा सकते हैं। नवल किशोर जी। नहीं, ऐसा है कि तो परिवारवाद की बात नहीं बोलनी चाहिए।
परिवारवाद है तो परिवारवाद की बात बोलनी चाहिए, विकास है तो विकास की बात बोलनी चाहिए। तो इन लोगों को दिक्कत ये बात का नहीं है, इन लोगों को नरेंद्र मोदी जी अच्छा नहीं लगते हैं, देश का विकास अच्छा नहीं लगता है। जो पूरे दुनिया में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व जब से भारत को कर रहे हैं उस दिन से पूरे दुनिया में इसका दबदबा बढ़ा है, भारत का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। ये बात इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है और इनके प्रकार कहेंगे मणिपुर पर नहीं बोलते हैं। अरे मणिपुर पर तो दो बोलते ही है, मणिपुर सिर्फ बोलने का नहीं है, बोलने से कुछ नहीं होता, उस पर करने की भी जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी की पैनी नजर है, इन लोगों को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले अपने अपने गिरबान में झांक के देख ले, जो एकत्रित होके ऐसे लोग जिनको सीबीआई ईडी से जो घोटालेबाज हैं, जो परिवारवादी हैं, उनको भय है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। और यह कहना कि हम 2024 में झंडा फहराएंगे 400 से एभव सीट लाके, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः बनेंगे, ओथ लेंगे और फिर दुनिया के धरातल पर भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने विजन और विजडम दिया है कल लाल किले से, वो आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने विजन दिया है 2047 के लिए। अब इस विजन को लेकर के मैं एक बार प्रोफेसर अजय कुमार झा आपके पास आता हूं, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रोफेसर झा, 2047 का रोड मैप पूरा कैसे होगा भाई? इसमें चैलेंजेस हैं इकोनॉमी के, एजुकेशन के, खेती के, किसानी के, हेल्थ के, बेरोजगारी के और गरीब के, और इसमें कई क्राइटेरिया फुलफिल होना है। क्या 2047 का मिशन इतना आसान है? देखिए, अब ये बात इस बात पर निर्भर करता है कि इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। अच्छा सवाल आपने किया है कि ये एग्जीक्यूट होगा कैसे। जहां तक हम लोगों ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से जिस तरह से एक रोड मैप बना है अलग अलग एरियाज में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और जहां तक ये लोग पहुंच पाए हैं, उससे तो मैं बिल्कुल आशान्वित हूँ कि अब उस समय कौन प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि मोदी जी मुझे नहीं लगता है कि 47 तक तो नहीं रहने वाले हैं, कोई और ही आएगा। अब वो आगे कहाँ तक ले जाएगा इनके बाद, वो इस बात पर निर्भर करता है। परंतु जब तक मोदी जी हैं तब तक तो मैं आशान्वित हूँ कि वो जिस तरह से अब तक पिछले 10 सालों से इन्होंने लाया है देश को, उसमें अगले 5 साल तक तो बिल्कुल निश्चित लगता है। अब उसके बाद क्या होना है ये तो समय बताएगा। संभव है कि नरेंद्र मोदी जी उसके बाद भी आए, हो सकता है वो नहीं आए, उन्हीं की पार्टी का कोई और आए, हो सकता है कि भाजपा आए ही नहीं। पर जिस तरह से चल रही, यही अपने आप में कोई कम बात नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री 10वीं साल झंडा फहरा रहा है, तो वो खुद से तो नहीं आ गया है, उसे जनता ही ने वो मौका दिया है, तभी वो फहरा रहा है। और जनता ने मौका यूं ही तो नहीं दिया होगा। हम और आप जितने काबिल लोग हैं, जनता उससे ज्यादा मूर्ख है, मैं ऐसा तो नहीं मानता। तो अब देखिए, ये इसके पहले भी कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री 10 साल और 10 साल से ऊपर सत्ता चला चुके हैं, 2 क्या 3 थी। अभी इंदिरा गांधी ने 11 साल चलाया, ये मनमोहन सिंह 10 साल चलाए। तो जब वो चला रहे थे तब तो ठीक था, जब ये चला रहे हैं तो गड़बड़ कैसे हो गया? मुझे लगता है इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए। और अभी जितनी बातों को अभी आपने ही खुद कहा कि ये जो प्लान्स हैं और जो एग्जीक्यूट कैसे नहीं हो रहे हैं, अगर एग्जीक्यूट नहीं होते, अब देखिए हम 5वीं इकोनॉमी, हम 4 प्रोफेसर झा, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आपके सामने कुछ डेटा पेश कर रहा हूं, इसको समझिएगा। और इस डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो फिर शायद दूध का दूध पानी का पानी होगा, फिर समझ में आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत ने अब तक बहुत कुछ हासिल किया है। इकोनॉमी के मामले में 1950-51 में देश की जीडीपी लगभग 5 लाख करोड़ की थी, आज ये बढ़कर के 1,70,000 करोड़ से ज्यादा की हो गई है। रोजगार और गरीबी के मामले में भाई, आजादी के समय देश की 80% आबादी गरीब थी, अब घट करके 10% के आसपास आ गई है। हेल्थ के मामले में आयुष्मान भारत ने यकीनन कमाल किया है। शिक्षा के मामले में गांव से लेकर के शहर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने बहुत कुछ दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन काफी हद तक चीजें करना भी बाकी है। इस पर एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन एनसीपी भी भड़की हुई है। एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी, उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर भड़क गई हैं।
बहुत ही आक्रामक रुख अख्तियार किया है। सुप्रिया सुले ने कहा वंशवाद तो देश की लगभग हर पार्टी में है, एक उंगली उठाते हैं तो बाकी 3 का इशारा आपकी तरफ है। मणिपुर को प्यार, देखभाल और करुणा की जरूरत है, ये सुप्रिया सुले ने सीधे तौर पर कहा है। नवल किशोर जी, अब जवाब आप दें। एनसीपी का यह कहना है कि अगर परिवारवाद पर आप निशाना साधते हैं तो बाकी 3 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं। अगर आप परिवारवाद की बात करेंगे तो फिर आपने महबूबा मुफ्ती के साथ में भी गठबंधन सरकार जम्मू कश्मीर में चलाई है, इसका क्या? आपने पंजाब में दशकों तक बादल फैमिली वाली शिरोमणि अकाली दल के साथ में सरकार चलाई है, उसका क्या? उनका परिवारवाद है, लेकिन इनका परिवारवाद फिर क्या? 2 अलग नजरिए क्यों? पिक एंड चूज क्यों? नहीं, इसमें समझने का फर्क है। हम अपनी पार्टी की बात करते हैं, हमारे पास जो एलआई पार्टी है वो हमारे विचारधारा से नहीं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर समझौता करते हैं। कल को अगर समाजवादी पार्टी और आरजेडी भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आपके साथ में समझौता कर लेगी तो ठीक होगा? नहीं, देखिए दोनों 2 चीज। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बाप के बाद बेटे बेटी होगा। अच्छा। हमारे पार्टी में ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं कि बाप नेता, उसके बाद माई नेता, उसके बाद भाई नेता, उसके बाद बेटा नेता, उसके बाद बेटी नेता। आप लोग परिवारवाद से क्यों नहीं निकल पाते? आप परिवारवाद से क्यों नहीं निकल पाते? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, भाई कांग्रेस इससे ऊपर भी तो उठे। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। सीताराम केसरी बने, तब क्या हुआ सभी को याद है। या फिर कांग्रेस में गैर गांधी परिवार का अगर कोई अध्यक्ष बना, उस पर परिवारवाद किस तरह से थोपा गया, यह भी हमें याद है। जिस जमाने में मनमोहन सिंह 10 साल तक सरकार चलाते रहे, यह कहा जाता था मैडम प्रिसाइड्स, मनमोहन डिसाइड्स, इस तरह के फ्रेज अंग्रेजी में कहे जाते थे। भाई परिवारवाद पर सबसे बड़ा अटैक आप लोगों पर है। आप लोगों ने परिवारवाद की वजह से देश की बुनियाद हिला दी है। जवाब दें। देखिए, परिवारवाद पे जब बातें होती हैं तो सबसे ज्यादा हंसी की बात ये होती है कि परिवारवाद, अभी जैसे बातचीत हो रही थी, आदरणीय हमारे नवल किशोर यादव जी हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने भी ये बात कही, जब अपने सेलेक्टिव अप्रोच अगर रखा जाएगा परिवारवाद पे तो ये निश्चित तौर पे घातक है। और जहां तक रही गांधी परिवार के बाद, जितनी बड़ी कुर्बानियां उन्होंने दी है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक वोटर उनके प्रति अपनी श्रद्धा और अपनी भावना रखता है, इसलिए उन्हें नेतृत्व दिया गया है। कोई नेतृत्व उन्हें जबरन नहीं दिया जाता है, उन्हें चयनित तरीके से उन्हें हम लोगों ने नेता माना है। हमारे एक एक वर्कर जो हैं वो उनके प्रति और देश के प्रति जितनी जिम्मेदारी हमारी बनती है, वो तमाम तरीके की चीजें हैं, वो छिपी नहीं है। उनकी कुर्बानियों को हम नहीं भूल सकते हैं। उस परिवार ने जितनी कुर्बानियां दी है उससे अगर रख के मोदी जी अपने भाषण में वंशवाद की बात करते हैं तो अपना दल के साथ उन्होंने गठबंधन किया। ओम प्रकाश राजभर, ठीक है नवल किशोर जी, कुछ और नाम आ रहे हैं। अपना दल के साथ में आपने गठबंधन कर लिया तो वंशवाद कहाँ गया? ओम प्रकाश राजभर के साथ अपने गठबंधन कर लिया तो वंशवाद कहाँ गया? परिवारवाद पर अखिलेश यादव को भी बहुत ज्यादा बुरा लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूंकि कहा, 3 बातें की हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद, तुष्टीकरण और करप्शन, इन तीनों ने देश की बुनियाद को हिला करके रख दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार 2014 में फॉर्म की, हम रिफॉर्म लेकर के आए, हमने ट्रांसफॉर्म होने की तरफ कदम आगे बढ़ाया और अब बेहद जरूरी है कि देश की सियासत में जो भी आए वो परफॉर्म जरूर करे, यानी फॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म, इस तरह का फॉर्मूला प्रधानमंत्री ने दिया है। लेकिन यही अखिलेश यादव को नागवार गुजरा। प्रधानमंत्री का परिवारवाद पर अटैक, उसके बाद अखिलेश यादव को क्यों लगा बुरा? 2 बयान आपको समझा देंगे। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टी। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है। और अगर वो लाल किले से ये बात कह रहे हैं जो हमारा पत्रकार साथी कह रहा है कि परिवारवादी वाली बात, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर भी देखना चाहिए।
वो हमसे पहले उदाहरण बने हैं परिवारवाद के। हम लोग तो बाद में उदाहरण बने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश में। हमसे पहले परिवारवाद अगर किसी ने अपनाया है तो बीजेपी ने, और उन्होंने खुद। आज मेरे देश के आई है तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कविता के जरिए आजादी के अमृतकाल का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अपने अगले 1000 साल के विजन को भी बताया और प्रधानमंत्री ने कविता के जरिए ही ये बताया कि देश का सामर्थ्य क्या है, देश का पुरुषार्थ क्या है और पुरुषार्थ के बल पर ही आज हम कैसे कोरोना से लड़ पाए, कैसे हम मंदी से लड़ पाए, कैसे हम हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़े और कैसे भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया में नंबर 3 होने की तरफ अग्रसर है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, विकसित भारत का सपना, 2047 का बुलंद भारत, ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कविता में है। अमृतकाल का पहला वर्ष है। ये अमृतकाल के पहले वर्ष पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं, चलता चलाता काल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का हाल चक्र। सबके सपने, सबके सपने अपने सपने, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे। वीर चले, वीर चले, वीर चले, वीर चले, चले युवा हमारे, वीर चले, वीर चले, चले युवा हमारे। नीति सही, नीति सही, रीति नहीं, नीति सही, रीति नहीं, गति सही, गति सही, राह नहीं, गति सही, राह नहीं। चुनो, चुनो चुनौती, चुनो चुनौती सीना तान, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। नवल किशोर जी, प्रधानमंत्री ने तो कविता के जरिए भी, अपने 90 मिनट के भाषण के जरिए भी ये कह दिया कि ये भारत ना रुकता है, ना थकता है, ना हाँफता है, ना हारता है। लेकिन कांग्रेस को, आरजेडी को, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, इंडिया गठबंधन को ये लगता है कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट की पॉलिसी पर चलेंगे, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि लिख करके रख लो, शिलान्यास जो करना उद्घाटन मैं ही करूंगा। प्रधानमंत्री 3 गारंटी देते हैं। प्रधानमंत्री गारंटी के अलावा यह भी कहते हैं कि अगले 2047 तक आप देखिएगा कि भारत कितना बुलंद भारत बनता है। लेकिन विपक्षियों को ये लगता है कि यह सिर्फ अलंकार से सुशोभित एक मुलम्मा चढ़ाया हुआ शब्द है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नहीं, चूंकि जिनको देश से मतलब नहीं है, जिनको परिवार को विकसित करने का हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो परिवार के लोगों के लिए, बेटा बेटी के लिए ही चिंतित रहते हैं, उनको देश के 2047 तक देश एक दुनिया में विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो, बड़ा इकोनॉमी का देश हो, पूरे दुनिया में भारत का रुतबा हो, ये उनको बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि वो देश को बड़ा बाद में सोचते हैं, परिवार को स्थापित पहले करना चाहते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के बातों से नागवार गुजरता है। तो अब गुजरे, उसमें क्या करना है। लेकिन इतनी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही बनेगा और अभी छुटकारा नहीं है इन लोगों को।
अब एक चीज और दिखाता हूं मैं, प्रधानमंत्री ने डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डेमोग्राफी की बात करते हुए जितनी बार भी प्रधानमंत्री का संबोधन था, मेरे प्यारे देशवासियों या मेरे प्यारे भाइयों बहनों नहीं आया, बल्कि मेरे प्यारे परिवारजनों आया है। इसका भी संदेश बड़ा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, भाइयों बहनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इकोनॉमी, एजुकेशन, खेती, किसानी, हेल्थ, रोजगार, गरीबी से भारत कैसे निकला, इन सभी की बात करके यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीता है। नवल किशोर जी, डॉक्टर स्नेहाशीष, प्रोफेसर अजय कुमार झा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में मेरे साथ रहने के लिए।